अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज के हम लेक्चर सीरीज माइकोलॉजी में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हम देखेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। फंजाई में रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीकों से हो सकती है, जिसमें बेसिकली माइटोसिस होती है और एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बाज़-औक़ात इसमें सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है और उसके बाद पेरेंट सेल से दो नए सेल्स बन जाते हैं। माइटोसिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइटोसिस की वजह से सेल की डिवीज़न होती है और डॉटर सेल्स में इक्वल जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन यीस्ट में होती है, जैसे कि बडिंग होती है, फिजन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी बहुत से मेथड्स हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक सिंगल पेरेंट सेल जो है फ्रेगमेंट हो जाता है दो से या तीन या चार या पांच या उससे भी ज़्यादा डॉटर सेल्स में। इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है फिजन का। फिजन यानी कि उसमें उसको हिस्सों में हो जाना। अगर तो ये बाइनरी फिजन होती है तो एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर ये मल्टीपल फिजन होती है तो एक सेल से एक से ज़ायद, एक पेरेंट सेल से एक से ज़ायद डॉटर सेल्स भी बन सकते हैं। और तीसरी बडिंग होती है, जैसे कि यीस्ट में होती है कि एक पेरेंट सेल, जिसने मदर सेल कहते हैं, वो डिवाइड हो जाता है इनटू द मल्टीपल डॉटर सेल्स, जिसमें उससे एक पेरेंट से मल्टीपल छोटे-छोटे बर्ड्स बनते हैं। और ये चीज़ हम अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि यीस्ट में जब एक डॉटर सेल पेरेंट सेल से डिटैच होता है तो वहाँ पर वो एक बर्ड स्कार बन जाता है। मोस्ट कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर की प्रोडक्शन है। अगर स्पोर की प्रोडक्शन इस तरह से होती है कि सिंगल हाइफे फिलामेंट फ्रैगमेंट्स की तरह टूटना शुरू कर दे, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक सिंगल हाइफे लॉन्ग हाइफे है और इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है। और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद पेरेंट सेल जो है वो डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। इस तरह के स्पोर्स को हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं या ऑर्थोकोनिडिया। इसी तरह अगर एक हाइफे जो है वो सराउंडेड होता है थिक वॉल से, यानी कि कुछ हाइफे होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, कुछ थिक वॉल्ड होते हैं। तो जो थिक वॉल्ड हाइफे होते हैं, सेपरेशन से पहले उनकी वॉल जो है वो थिक हो जाती है और उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, यानी कि एट द टिप और एट द एज ऑफ द हाइफे। दीज आर ऑल्सो द क्लेमाइडोस्पोर्स, बट इनको हम टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि ये टिप ऑफ द हाइफे पर नहीं है। हाइफे में मौजूद है मगर उसकी टिप पर नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्स बनने हैं वहाँ पे वॉल किस कदर थिक हो चुकी है। सो इसलिए जिस भी हाइफे में वॉल थिक होती है और उसमें जब स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो हम उसको क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक स्पोरेंजियम सैक लाइक बॉडी होती है। सैक कहते हैं थैली की तरह, सैक लाइक बॉडी होती है और उसके अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। और ये भी हाइफे की टिप पर होते हैं और इनको जब ये हाइफे से रिलीज हो जाते हैं तो इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा जाता है। उसको हाइफे को हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं, तो वो है कोनिडियोस्पोर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि सैक की तरह तो नहीं होती इसकी बॉडी, लेकिन ये कोनिडियोफोर से जो हमारे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कोनिडियोस्पोर्स होंगे और ये हाइफे के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही हाइफे बड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद जो है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और सिंगल सिंगल करके वो जो है कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। Last but not the least is the spores or called blastospores. Same is the case, blastospore में क्या होता है कि जो ये वाले जो स्पोर्स हैं
टिप पर जो प्रेज़ेंट होते हैं वो ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं वो टर्मिनल ब्लास्टोस्पोर होते हैं और ये वेजिटेटिव मदर सेल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो है इसकी बडिंग की तरह सेल्स मदर सेल से डॉटर सेल बनते हैं और उसके बाद वो डिवाइड होने के बाद मदर सेल से डिटैच हो जाते हैं। इस तरह के स्पोर्स को हम ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं। फंजाई में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बल्कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में 2 तरह से होती है जिसके लिए सबसे अहम होता है न्यूक्लियस का मिलना। और किस तरह के न्यूक्लियस का मिलना? कंपैटिबल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में तब सक्सेसफुल होती है जब कंपैटिबल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। इसके लिए 2 किस्म की फंगस की स्पीशीज होती हैं, एक होमोथेलिक स्पीशीज और एक हेटेरोथेलिक स्पीशीज। होमोथेलिक स्पीशीज और हेटेरोथेलिक स्पीशीज। होमोथेलिक स्पीशीज में जो होती हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होती हैं और उसमें गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू फंगल स्पोर्स। इसी तरह हेटेरोथेलिक स्पीशीज होती हैं, लेकिन हेटेरोथेलिक स्पीशीज जो है वो डिफरेंट तरह के गैमीट्स होते हैं, लेकिन उनके माइसीलिया जो होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं। दैट इज व्हाई दे फ्यूज एंड दे रिप्रोड्यूस। पहले यही समझा जाता था डिस्कवरी से पहले कि सिर्फ हेटेरोथेलिक स्पीशीज प्रेजेंट हैं और हमेशा डिफरेंट किस्म के माइसीलिया और गैमीट्स ही आपस में जॉइन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हाउएवर, क्रिप्टोकोकस गेटाई की एक बहुत बड़ी आउटब्रेक आई थी कनाडा में, जिस पर काफ़ी रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ था कि सिर्फ मीटिंग टाइप्स के लिए डिसिमिलर यानी कि मुख्तलिफ माइसीलिया का होना ज़रूरी नहीं है। विद इन द सेम स्पीशीज सेल्फ फर्टिलाइजिंग स्पीशीज भी होती हैं जो कि आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और उससे जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस करती जाती है। अब अगर आप लाइफ साइकिल की तरफ जाएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे ही उसमें 2 गैमेट्स आपस में जॉइन करते हैं तो गैमेट प्रोड्यूसिंग जो बॉडीज होती हैं उसको हम गैमेटेंजिया कहते हैं। वहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एक दूसरे से जॉइन करते हैं। जॉइन करने के बाद साइटोप्लाज्म भी जॉइन होता है और न्यूक्लियस भी जो है वो आपस में जॉइन करते हैं जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात साइटोप्लाज्म के जॉइन होने के फ़ौरन बाद न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों जॉइन नहीं होते, यानी कि कैरियोगेमी फ़ौरन नहीं होती। इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। इसको हम N+N के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें 2 गैमेट्स के मिलने के बाद साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है मगर न्यूक्लियस बाज़ औक़ात फ्यूज नहीं करता। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि समटाइम्स न्यूक्लियस जो है वो नहीं फ्यूज करता तो सेपरेट सिंगल स्पोर्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर तो वो स्पोर्स एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएं और बाद में फिर मियोसिस होगी और उसके बाद जो है हैप्लॉइड स्पोर्स भी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात फंजाई में N+N की स्टेज भी एग्जिस्ट करती है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हैप्लॉइड स्पोर जो है वो आपस में जॉइन होते हैं। इनकी साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है, फिर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी कि कैरियोगेमी होती है, ज़ाइगोट बनता है, 2n होता है और उसकी मियोसिस होती है और उससे nn स्पोर्स बन जाते हैं। ये तो हो गया जनरल साइकिल। लेकिन अगर इसको स्पेसिफिकली देखा जाए, जो एक चीज़ हमने भी ज़िक्र नहीं की, उसमें ये है कि बाज़ औक़ात 2 हैप्लॉइड मेटिंग माइसीलिया आपस में जॉइन करते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डाइकैरियोटिक स्टेज है जिसको N+N स्टेज भी कहा जाता है। अगर सेल उसमें N+N स्टेज में चला जाए तो यहाँ से भी N सिंगल हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसके बाद जो है ज़ाइगोट की फॉर्मेशन की और मियोसिस की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए अमूमी तौर पर यही होता है कि जब 2 हैप्लॉइड गैमेटेंजिया आपस में मिलते हैं, उसके बाद उनकी साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और फिर मियोसिस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि N+N स्टेज भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो, यहाँ से ही सिंगल हैप्लॉइड स्पोर्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं।
इस तरह की एग्जांपल्स कौन से क्लास ऑफ फंजाई में होती है, जैसे ज़ाइगोमाइसीटीज़ में और बेसिडियोस्पोर्स। जो ज़ाइगोमाइसीटीज़ में ज़ाइगोट डेवलप होता है इनटू ज़ाइगोस्पोर और एस्कोमाइसीटीज़ में प्रोड्यूस होता है एस्कोस्पोर में। इसी तरह बेसिडियोमाइसीटीज़ से जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ज़ाइगोट बनने के बाद उसको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। फंगल स्पोर्स आखिर क्यों इम्पोर्टेंट हैं और उनकी आखिर क्या इम्पोर्टेंस है? फंजाई फंगल स्पोर्स क्यों बनाता है? स्पोर्ट्स फंजाई में बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है? जैसे न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन यानी कि खुराक की कमी, डेसिकेशन यानी कि खुश्क होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बाज़ औक़ात टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो ये सारे टेम्परेचर और ये सारी कंडीशंस जब फंजाई पर आती हैं, तो फंजाई जो है वो इसलिए स्पोर्स बनाता है और फंजाई जो है उसको अपने आप को एनवायरनमेंट की इन हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। ये अलग बात है कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो फंजाई से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो जो है फंजाई के स्पोर्स जो हैं वो फंजाई को एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाते हैं। दूसरी बात ये है कि फंगल स्पोर जो हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही स्मॉल होते हैं और इसी वजह से फंगल स्पोर हवा में भी तैलील रहते हैं और हवा में रिटेन रहते हैं बहुत लॉन्गर पीरियड्स के लिए। क्योंकि अगर उनका वज़न भारी होता तो वो शायद इतना हवा में फ्लोट ना कर सकते और फैल भी ना सकते। इसलिए उनका वज़न बहुत हल्का होता है तो वो हवा में मौजूद होते हैं। इससे क्या होता है कि फंगल स्पोर्स हवा जैसे-जैसे उड़ती जाती उससे फंगल स्पोर्स को आगे ले जाती है। तो फंगल स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह डिसेमिनेट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दूसरी जगह होती है, उसके अलावा जो है ये कहीं और जाके भी ग्रो करते हैं। इसलिए फंगस कहीं किसी एक एनवायरनमेंट में प्रेज़ेंट होता है, तो आप अपनी कॉमन जनरल ऑब्जर्वेशन देखें कि वो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह फंगल स्पोर्स की डिसेमिनेशन है और फंगल स्पोर की डिसेमिनेशन की असल वजह उनका बहुत ज़्यादा स्मॉल होना और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना है। उसके अलावा फंगल स्पोर्स जो है वो बहुत सारे जानवरों के और एनिमल्स के बॉडी से जाके अटैच हो जाते हैं और इस तरह भी फंगल स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एडहेयर होने की एबिलिटी रखते हैं किसी भी बॉडी के साथ, चाहे वो इंसेक्ट की हो या वेजिटेबल की हो या किसी और चीज़ की कोई सरफेस हो, उस पे ग्रो कर जाते हैं। और ये भी ध्यान में रहे कि बहुत ज़्यादा जो फ्लफी मोल्ड्स होते हैं, उनका कलर जो है वो इसी वजह से उनके एरियल हाइफे और स्पोर्स की वजह से होते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फंगस जैसे कि अगर आप देखें माल्टे के ऊपर नीले कलर की फंगस होती है जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। ब्लैक कलर की होती है अक्सर जो एस्परजिलस होती है, बहुत सारे फंगस डिफरेंट कलर्स की होती है, वो इस वजह से कि उनके स्पोर्स उनको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं और कलर्स स्पोर्स में होता है जिसकी वजह से हम बहुत सारे फंजाई को पहचान भी सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पोर्स की कलर्स की बेसिस पे भी बहुत सारी फंजाई की आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो जाती है। ये तो थे हमारे लेक्चर्स फंजाई और उसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से। सो हम आने वाले लेक्चर्स में इसकी डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे और फार्माकोलॉजी के फर्दर लेक्चर सीरीज़ को कवर अप करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।